गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 6। इसमें हम लोगों ने लास्ट जो क्लास थी उसमें देखा था किस तरह से जो इंडियन वेवर्स है वो इंडियन जो टेक्सटाइल है उसकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी डिमांड थी और ब्रिटिश जो है वो यहाँ से लेके जाते थे यहाँ के टेक्सटाइल को। और कौन कौन से टाइप के, तो 95 जो टाइप के जो टेक्सटाइल थे वो यहाँ से लेकर जाते थे, जिसके अंदर से जूट, सिल्क, कॉटन, वूल, ये सारी चीज़ें इसमें फेमस थी। तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इंडियन टेक्सटाइल की। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। बाय द अर्ली 18th सेंचुरी, जो अर्ली मतलब 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग के अंदर, वरीड बाय द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन जो टेक्सटाइल था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, तो ब्रिटिशर जो है वो इससे काफ़ी वरी थे। वूल एंड सिल्क मेकर्स इंग्लैंड बिगेन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट टू इंडियन इम्पोर्ट इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। तो ये इन लोगों ने क्या किया कि प्रोटेस्ट किया। देखिए ब्रिटिशर जो है ना वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते और फिर वहाँ पे उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। जिस तरह से जो इंडियन टेक्सटाइल है उसकी डिमांड थी, तो ब्रिटिशर्स ने भी ये सब वर्क करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था, जिससे वो लोग रॉ मटेरियल ले जाते और वहाँ पे बना के फिर उसको सेल करते। लेकिन कुछ जो टाइप्स के क्लोथ्स थे, कुछ जो टेक्सटाइल था, कुछ जो डिज़ाइन थे वो हैंडमेड होते थे। ठीक है, हैंडवर्क के होते, तो वो जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे नहीं बनाए जाते और इसके लिए स्किल जो वेवर्स थे वो थे। तो ब्रिटिशर जो है फिर इनका अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगे। इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट enacted a legislation banning to use the printed cotton textile sheen in England। तो इसी को देखते हुए कि इंडियन जो टेक्सटाइल है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो 1720 के अंदर इंग्लैंड गवर्नमेंट ने एक रूल लागू किया और कि इंडिया का जो प्रिंटेड टेक्सटाइल कॉटन का जो छींट जिसको हमने बोला था उसको बैन कर दिया कि जो भी पर्सन इसको पहनेगा, ठीक है, दिस एक्ट वाज नॉन एज कैलिको एक्ट। इसको कैलिको एक्ट भी बोला जाता है क्योंकि ये जो क्लॉथ था वो कैलिको से रिलेटेड था। कैलिको कालीकट हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो ब्रिटेन ने जो बैन कर दिया कि वहाँ के लोग अगर इसको पहनेंगे, खरीदेंगे, पहनेंगे तो उनको पनिश किया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा उन पर। ठीक है, उनको वहाँ का ही कपड़ा पहनना था, इस तरह का उन्होंने ऑर्डर दे दिए थे। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगेन टू डेवलप इन इंग्लैंड। उस टाइम ब्रिटेन के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने डेवलप करना स्टार्ट किया ही था, अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल। अब इंडियन टेक्सटाइल तो वो बहुत ज़्यादा फुलफिल था, तो उसका कंपेरिजन नहीं कर पाते थे। इंग्लिश प्रोड्यूसर वांटेड टू सिक्योर मार्केट विद इन कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो इंडियन टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप के अंदर, तो वो इस तरह की चाहते थे कि उनकी एंट्री कम हो। ठीक है, भाई भारतीय का जो कपड़ा है वो कम जाए वहाँ पे और ब्रिटिशर्स का लोकल क्लॉथ ही वहाँ पे मिले। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज टू कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन किया था वहाँ पे। इंडियन डिज़ाइन वर नाउ इमिटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मसलिन और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लोथ्स। तो ये वाइट मसलिन, ठीक है, जो कॉटन का जो वाइट कलर का मसलिन, मतलब एकदम सूती कपड़ा जिसको हम बोल सकते हैं, इस तरह का, और प्लेन था। ठीक है, उस तरह का उन्होंने बनाना सबसे पहले स्टार्ट किया। तो इंडियन टेक्सटाइल मार्केट को देखते ब्रिटिशर्स ने भी ये वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। कंपीटिंग विद द टेक्सटाइल इज ऑल्सो लीड टू सर्च ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन इन इंग्लैंड। अब इसके साथ में देखिए इंग्लैंड ने क्या किया, प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो उन्होंने टेक्निक का जो है ना टेक्निकल स्टार्ट कर दिया। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ गया था ब्रिटिश के अंदर, तो ये सारा की टेक्निक थी, उनके पास में मशीनरी थी। तो जो काम हाथ से करते थे हमारे यहाँ पे, वही काम इंग्लैंड के अंदर मशीनों से किया जाता था। तो ये जो है ना टेक्निकल इन्वेंशन ये इंग्लैंड में हुए थे। इन 1764 द स्पिनिंग जेनी वाज इन्वेंटेड बाय जॉन के। इसको आपको अंडरलाइन करना है कि स्पिनिंग जो जेनी है, ये मशीन होती है ना, इसका इन्वेंटेड किसने किया था, जॉन के ने। विच इंक्रीज्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रेडिशनल स्पिंडल। देखिए ट्रेडिशनल तो ये होता था स्पिंडल्स, इसमें क्या होता था कि जो कॉटन है उससे थ्रेड बनाया जाता है, तो स्पिनिंग जेनी एक मशीन होती थी, उससे थ्रेड बनाने का काम किया जाता था। ये देखिए यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है, ए मशीन बाय विच ए सिंगल वर्कर, देखिए जिस पे एक सिंगल वर्कर काम करता था, कुड ऑपरेट सेवरल स्पेंडल्स ऑन द विच थ्रेड वाज स्पून्स।
व्हेन द व्हील वाज टर्न ऑल द स्पिंडल्स रोटेड। ठीक है, तो ये एक मशीन होती थी जिसमें ये धागा बनाने और लपेटने का वर्क करते थे। तो ये स्पिनिंग जैनी है वो के ने बना दिया था, तो इनका काम है वो इजी हो गया था। उसके बाद में देखिए द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था रिचर्ड आर्कवेट ने 1786 के अंदर। रिवोल्यूशंस कॉटन टेक्सटाइल वेविंग, कॉटन टेक्सटाइल जो वेविंग मतलब जो बनाते थे जिसको बुनकर बोलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया था, रिवोल्यूशन हो गया था एक तरह से। क्लोथ्स कुड नाउ बी वूवन इन इमेंस क्वांटिटीज़ एंड चीपली टू। तो इस जब मशीनरी का देखिए यूज़ किया जाने लग गया तो कपड़ा जो है वो ज़्यादा बनाने लग गए, और मतलब इसकी जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ गई और वो सस्ता रहने लग गया। ठीक है, जो मशीन वर्क होता है वो थोड़ा सस्ता होता है हैंड वर्क की तुलना में, क्योंकि हैंड वर्क जब कोई पर्सन करता है तो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और महंगा होता है वो, इसलिए। तो ब्रिटिश के अंदर देखिए ब्रिटेन ने मशीनरी का डेवलप किया, तो मशीनरी के साथ में ही सस्ता कपड़ा जो है वो मार्केट के अंदर आने लग गया। तो फिर इंडिया के जो महंगे कपड़े हैं उसको कौन लेता। तो इस तरह से इंग्लैंड के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इमर्ज होने लगी। हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यूड ए डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ 18th century। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज द डच, फ्रांस एंड द इंग्लिश मेड एनॉमर्स प्रॉफिट आउट ऑफ द फ्लोरिशिंग ट्रेड। ठीक है, तो ये जो है ना अपने ट्रेड के मतलब बढ़ाना चाहते थे और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। दीज कंपनीज परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाई इम्पोर्टिंग सिल्वर। पहले ये क्या करते थे, यहाँ से खरीदते थे ये कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल, उसके बाद में सिल्वर उनको देते थे। बट चैप्टर सेकंड में हमने देखा था व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, कि बंगाल के अंदर जो पॉलिटिकल पावर उनको मिल गई थी। इट इज़ नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीसियस मेटल टू बाई इंडियन गुड्स इनहेरिटेड देयर कलेक्टिव रेवेन्यू। देखिए इसमें ये बता रखा है पूरे पैराग्राफ के अंदर कि पहले ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे इंडिया से जब कोई टेक्सटाइल कॉटन क्लोथ्स वगैरह खरीदते थे तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, गोल्ड है, सिल्वर है, ये इस तरह में पे करते थे। ब्रिटिशर्स है वो इंडियंस को पे करते थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने बंगाल के अंदर अपना पावर एडमिनिस्ट्रेशन लगा लिया था ना, पूरे इंडिया को धीरे धीरे कैप्चर कर लिया, तो फिर उनको दीवानी पावर मिल गई थी। तो दीवानी पावर जब मिल गई तो इसका मतलब था ये यहीं से रेवेन्यू कलेक्ट करते, ज़मींदार जो है किसान थे उनसे पैसे लेते, रेवेन्यू लेते, और उसी रेवेन्यू और उसी पैसे के बदले में वो इंडियन टेक्सटाइल खरीद लेते थे। तो उनको बाहर से पैसा नहीं मंगाना पड़ता था, इंग्लिश जो करेंसी है या फिर जो गोल्ड है सिल्वर है ये नहीं मंगाना। तो इससे पहले हमारे देश के अंदर सोना है, चांदी है, ये सब आते थे, तो हमारा जो भारत है वो सोने की चिड़िया कहलाता था। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें आनी बंद हो गई और यहाँ से सारी चीज़ें जाती ही रही, ब्रिटिशर जो है वो यहाँ से सब चीज़ें ले जाते रहे, तो धीरे धीरे ये चीज़ ख़त्म हो गई। ये देखिए एक दे रखा है सेटलमेंट कोचीन के अंदर, देखिए इस तरह से, तो उन्होंने जो सी है उसके आसपास में किस तरह से एक सेटलमेंट बना रखा है पूरा का पूरा। वेयर वर द मेजर सेंटर्स ऑफ वेविंग इन द लेट 18th century। ये बता रखिए मेन इंपॉर्टेंट, जैसे प्लेन वाइट क्लोथ्स है वो कहाँ पे, जहाँ पे स्टार बना हुआ है ना, देखिए मैप को इस तरह से देखते हैं, जहाँ पे प्लेन वाइट, तो ये है नागपट्टनम, पौंडीचेरी, जहाँ पे स्टार्ट है। ठीक है, वहाँ पे प्लेन वाइट क्लोथ्स जो बनाया जाता था। उसके बाद में चेक एंड स्ट्रिप्स के कपड़े कहाँ बनाए जाते थे, ये देखिए यहाँ पे पुडुचेरी, मद्रास, जहाँ पे ये बनाया। ठीक है, छींट जो है उसके वर्क कहाँ किया जाता था, और सिल्क, तो सिल्क जो है वो गुजरात के अंदर पाटन, और यहाँ पे बनारस। ठीक है, तो ये 1500 से 1750 तक का है। उसके बाद में देखिए वू वर द वेवर्स। वेवर्स कौन होते थे, बुनकर जिसको बोलते हैं ना, कपड़े बुनते हैं उनको वेवर्स बोलते हैं। तो वेवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज़ दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। वो एक स्पेशल कम्युनिटी से रिलेटेड करते हैं जिनको बुनाई का काम आता है या उनके पास स्किल होती है। देयर स्किल वाज पासिस फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट। देखिए एक जनरेशन में मान लो जैसे कोई पेरेंट्स हैं वो वर्क करते हैं, फिर उनके जो बच्चे होते हैं वही उसको करते हैं, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये स्किल जाती है। द तांती वीवर्स इन बंगाल, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको लाइन करना है कि बंगाल के अंदर जो वीवर्स थे उनको तांती बोलते थे। ठीक है, द जुल्हा किसको जुल्हा और मोमिन बोलते थे नॉर्थ इंडिया के अंदर।
जुलाहा आपने नाम सुना होगा, तो वो बोलते हैं वेवर्स को जो कपड़े बुनने का काम करता है। तो ये नॉर्थ इंडिया के अंदर बोला जाता था, और बंगाल के अंदर तांती बोलते हैं उनको, अलग अलग नाम लिए उनके एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। सैल एंड केकोलर एंड देवांग्स ऑफ साउथ इंडिया, देखिए साले कॉकिलकर और देवांग, ये नॉर्थ साउथ इंडिया के अंदर बोलते हैं। आर सम ऑफ द कम्युनिटीज़ फेमस फॉर वेविंग, ठीक है। तो ये वेविंग की कम्युनिटीज़ है। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जैसे मैचअप्स के अंदर की तांती कहाँ से रिलेटेड करते हैं, बंगाल से, नॉर्थ इंडिया से कहाँ कौन रिलेटेड करता है, जुलाहाज और मोमिन्स, इस तरह से। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग, देखिए प्रोडक्शन की जो फर्स्ट स्टेज क्या होती है, स्पिनिंग होती है। ए वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन, ज़्यादातर वो औरतें ही काम करती थी स्पिनिंग का काम। चरखा एंड तकली, देखिए हमारे यहाँ पे सारा काम हैंड से, हैंडवर्क पे डिपेंड था, तो यह चरखा और तकली जो थे वो यूज़ किए जाते थे। गांधी जी का चरखा देखा है ना आपने, उस तरह से। हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट थे ये। द थ्रेड वाज स्पून ऑन द चरखा, चरखे पे वो धागा जो स्पून किया जाता था, और रोल ऑन द तकली, तकली पे ऐसे लपेटा जाता था। व्हेन द स्पाइनिंग वाज ओवर द थ्रेड वाज वोवन ऑन द क्लोथ बाय द वेवर्स, उसके बाद में वो जब धागा तैयार हो जाता था उसके बाद में वेवर है उसको वोवन करते थे, कपड़ा बुनते थे। ऑन मोस्ट कम्युनिटीज़ वीविंग वाज ए टास्क डन बाय, देखिए वीविंग का जो काम है वो मेन करते थे, और जो स्पाइनिंग का जो वर्क है वो वुमन करती थी, ठीक है। फॉर कलर्ड टेक्सटाइल, कलर टेक्सटाइल के लिए क्या करते थे, थ्रेड वाज डाइड बाय द ड्रायर, देखिए जो वाइट क्लोथ्स बनाते थे, कॉटन जो होता है वो वाइट होता है, उसके बाद में उससे जब क्लोथ्स बनाए जाते थे उसको डाइंग किया जाता था, कलर किया जाता था, उसको बोलते हैं रंगरेज, रंगरेज। फॉर प्रिंटेड क्लोथ्स ऑफ वेविंग नीडेड टू हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटिंग नाउन इन छिंपागिरी, ठीक है। तो देखिए कलर करते हैं तो उसको बोलते हैं डाइंग, और ब्लॉक प्रिंट, ठीक है, एक जैसे लकड़ी होती है ना वुडन का, एक ब्लॉक टाइप में होता है, उसको कलर में डिप करके और उसके ऊपर ठप्पा लगाया जाता है, तो उसको बोल देते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। हैंडलूम वीविंग एंड ऑक्यूपेशंस एसोसिएट विद द प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस, ये जो कपड़ा बुनने का काम था, हैंडलूम का जो वर्क था, वो लाखों जो भारतीय हैं उनको रोज़गार देता था, मतलब उनके जीने का साधन था। लोग यही वर्क करते थे उस टाइम, फेमस यही वर्क था और सब लोग यही वर्क करते थे, ठीक है। ये तांती वेवर ऑफ बंगाल, यहाँ पे एक पेंटिंग दे रखी है, तांती है वो बंगाल के अंदर, ये ये किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये स्पिनिंग का वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में है डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब देखिए डिक्लाइन होने लग गया क्यों, अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर है उन्होंने जो मशीनरी है, ठीक है, तो मशीन स्पिनिंग जर्नी है, मशीनरी है, उनका इन्वेंटेड स्टार्ट कर दिया था, तो इसकी वजह से इसका डिक्लाइन होने लग गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स है वो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते और ब्रिटेन के अंदर ही प्रोडक्ट तैयार करते। The development of cotton industry in Britain affected textile production in India in several way, तो वहाँ पे अगर प्रोडक्शन होने लग गया तो यहाँ पे जो है वो प्रोडक्शन इफेक्ट हो गया अलग अलग तरीके से। फर्स्ट इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कम्पीट विथ ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट, तो ये अमेरिकन मार्केट है, इसमें यहाँ पे इसको कंपटीशन मिल गया। पहले सिर्फ ओनली इंडियन क्लोथ्स ही जाते थे और उनकी काफ़ी डिमांड थी, तो इंडियंस को पैसे मिलते थे। अब ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने तैयार कर लिया तो फिर वो उन्होंने मार्केट को कम कर दिया। सेकंड है एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड वाज बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट सिंस वेरी हाई ड्यूटीज़ फॉर इम्पोज ऑन इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्ट इनटू द ब्रिटेन। अब देखिए उसके बाद में क्या किया इन्होंने, जो है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया बहुत ज़्यादा, ब्रिटिशर जो है ना उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए, जिसकी वजह से फिर वो उसको इम्पोर्ट नहीं कर पाते थे। फिर कपड़े की डिमांड यहाँ पे कमी हो पाती थी। देखो हम दूसरे देश में अगर बेचते हैं ना किसी चीज़ को, तो उससे फिर हम लोगों को जो है वो ज़्यादा इनकम होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी। औरंग क्या होता है, देखिए औरंग ए पर्शियन टर्म है फॉर वेयर हाउस, ए प्लेस वेयर गुड्स आर कलेक्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड, ऑल्सो रेफर टू ए वर्कशॉप। तो औरंग क्या होता है, एक वर्कशॉप होती है जहाँ पे सामान रखा जाता है, ठीक है। वेयर हाउस होता है ना जहाँ पे बड़ा गोदाम टाइप में जिसको बोलते हैं अपन। By the beginning of 19th century, English made cotton textiles successfully outside Indian goods and their traditional market in Africa. तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो है ब्रिटिश ने सक्सेसफुली कॉटन टेक्सटाइल जो है वो स्टार्ट कर दिया था अमेरिका एंड यूरोप के अंदर भी।
अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के अंदर भी। थाउजेंड ऑफ वेवर्स इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इनसे बहुत सारे जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो गए, क्योंकि इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां हैं वो लगा ली अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के अंदर। ब्रिटिशर्स ये सारे देखिए अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप, ये जो है ना ब्रिटेन के अंडर में ही थे। तो ब्रिटेन जो है उस टाइम बहुत बड़ी पावर थी, जैसे आज अमेरिका है वैसे। बंगाल वेवर्स वर द वर्स्ट। बंगाल के जो बुनकर थे ना उनकी बहुत बुरी हालत हो गई, क्योंकि इनका माल बाहर जाता नहीं था, यहाँ पे इनके प्रोडक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती थी, तो इतना प्रोडक्शन ये लोग कर पाते थे। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स। तो बाहर बाहर की जो कंपनियां उन्होंने यहाँ से सामान खरीदना बंद कर दिया। एंड अगेंस्ट नो लॉन्गर गेव आउट एडवांस्ड वेवर सिक्योर सप्लाईज। और जो भी सप्लाईज थी ना उसके लिए उन्होंने उनको कोई एडवांस वगैरह भी नहीं दिया। डिस्ट्रिक्ट वेवर द पिटिशंस ऑफ गवर्नमेंट हेल्प देम। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी उनके साथ में गलत व्यवहार किया गया। एक तो उनका सारा सामान जब उन्होंने दे दिया था तो उसके बदले उनको अच्छे से पैसे भी नहीं मिल पाए वापस से, और उनका काम भी बंद हो गया क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियाँ लग गई थी। बट रोज was still to comes by 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लोथ्स फ्लडेड इंडियन मार्केट। और 1830 के अंदर ब्रिटिश जो कॉटन क्लॉथ था ना उसके भारत के अंदर बाढ़ आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा इंडियन के अंदर मार्केट में बिकने लग गया। इनफैक्ट बाई 1880s टू थर्ड ऑफ द ऑल कॉटन क्लोथ्स वोन बाई इंडियंस वर मेड ऑफ फॉर प्रोडक्ट इन इंडिया। देखिए जितना भी 1880 तक जाते हुए क्या हुआ था कि भारत में जितने भी कपड़े पहने जाते थे ना कॉटन के, उसका 2/3 पार्ट जो है वो ब्रिटेन से बन के आता था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते, वहाँ पे प्रोडक्शन करते और मशीनरी से करते थे, तो वो हैंडवर्क की तुलना में सस्ता होता। तो इसलिए यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो यही वाला कपड़ा पहनने लग गए। दिस इफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वेवर बट द स्पिनर्स। ये सबको इफेक्ट करता है। थाउजेंड्स ऑफ रूरल वुमेन वो मेड लावलिंग बाय स्पिनिंग कॉटन थ्रेड वर रिंगेड जॉबलेस। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो जॉबलेस हो गए थे। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया। ये पूरी तरह से देखिए ख़त्म नहीं हुआ था। दिस वाज बिकॉज सम टाइप ऑफ क्लोथ्स कुड नॉट बी सप्लाइड बाय मशीन्स। ठीक है, कुछ जो है वो मशीन्स में नहीं बन पाते थे, उनको हैंडवर्क ही करना पड़ता था। हाउ वुड द मशीन्स प्रोड्यूस साड़ीज विथ इंटरेक्टिव बॉर्डर और क्लॉथ्स विथ ट्रेडिशनल वुवन पैटर्न। तो जिसमें ये स्पेशल बॉर्डर वाले जो डिज़ाइन वाले जो क्लॉथ थे वो मशीनों में नहीं बनाए जाते थे। दीज हैड टू वाइड डिमांड नॉट ओनली अमंग्स द रिच बट द अमंग्स्ट ऑफ मिडिल क्लास। तो इनकी जो डिमांड है वो रिच और मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा थी। नॉट डिड द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इन ब्रिटेन प्रोड्यूस ए वेरी कोर्स क्लोथ्स यूज टू पुअर पीपल्स इन इंडिया। तो इस तरह से कुछ जो क्लोथ्स थे ना वो भारतीयों के लिए बच गए थे। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ शोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुरा इन साउथ इन इंडिया। दीज टाउन्स इमर्ज द इम्पोर्टेंट न्यू सेंटर ऑफ वेविंग इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंदर ये जो टाउन है वो बहुत फेमस हो गए। लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी अर्ज पीपल टू बाइकट इम्पोर्ट टेक्सटाइल एंड यूज़ हैंड स्पून एंड हैंड वेवन क्लोथ्स। तो गांधी जी है उन्होंने जो भारतीय कपड़े हैं उनका समर्थन किया था कि किस तरह से चरखा काटते हुए दिखाते थे। ठीक है, खादी ग्रेजुअली बिकम ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। इसको अंडरलाइन करना है कि खादी जो है ना वो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता का एक प्रतीक बन गया था। नेशनलिज्म क्या होता है, अपनी कंट्री के प्रति जो है प्यार बताना, ठीक है, उनकी रेस्पेक्ट करना अपनी कंट्री की। तो अपनी कंट्री के अंदर जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उनको हम यूज़ करेंगे तो वो हमारा देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति कहलाएगी। द चरखा केम्स टू रिप्रेजेंट इंडिया। चरखा जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता था। एंड इट्स वॉज पुट इन द सेंटर ऑफ ट्रायंगुलर फ्लैग। इंडियन नेशनल कांग्रेस एडप्टेड इन 1931। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उस टाइम का एक ऑर्गेनाइजेशन था। अभी हमारे यहाँ पे कांग्रेस क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, बट स्टार्टिंग के अंदर ये क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अंदर सारे जो लोग हैं वो मिलके कंट्री के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बनवाने में ब्रिटिशर्स के साथ में बात करते थे। ठीक है, तो ये उस टाइम का था। तो उनका जो भी फ्लैग था उसके अंदर जो ट्राइकलर का फ्लैग था ना उसके अंदर चरखा इस तरह से बनाया हुआ है। अभी हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके अंदर भी सर्कल बना हुआ है ना उस तरह से। वॉट हैपन टू द वेवर एंड स्पाइनर्स हु लॉस देयर लाइवलीहुड। अब उनका क्या हुआ जिन्होंने अपना काम खो दिया था। मेनी वेवर्स बिकम एग्रीकल्चर लेबर। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो खेती करने लग गए। सम माइग्रेट टू सिटीज़। कुछ लोग जो है वो काम की तलाश में शहरों की तरफ गए। एंड अदर्स वेंट आउट टू कंट्री टू वर्क इन प्लांटेशंस अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। कुछ लोग जो है वो अफ्रीका और अमेरिका चले गए काम के लिए, जहाँ पे प्लांटेशन का काम किया जाता था एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, सम ऑफ दीज हैंडलूम वीवर्स आल्सो फाउंड वर्क इन न्यू कॉटन मिल्स
दैट वर एस्टाब्लिश इन बॉम्बे, नाउ मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर। कुछ लोग जो थे, जो नई नई फैक्ट्रियाँ और मिलें बनी थी, उनके अंदर मजदूरी करने के लिए शहरों में चले गए। तो इस तरह से जो पूरा मतलब जो लोगों का वर्क था वो काफ़ी इफ़ेक्टेड हुआ। बहुत सारे जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो गए, और जिस तरह से वो अपना खुद का काम करते थे वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, इसको हम अलग अलग पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोटल मिल कम्स अप। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा।